जोहार, नमस्कार। 10वीं 12वीं की परीक्षा के बाद छात्र क्या करें, बहुतों को यह बात समझ में नहीं आती है, न ही अभिभावक को न छात्रों को। जो पब्लिक स्कूल कहे जाते हैं निजी स्कूल, वहाँ पर इस पर थोड़ा ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस पर कहीं तवज्जो नहीं दी जाती है। आमतौर पर 10वीं कर लें, 12वीं कर लें, और जो ट्रेडिशनल कोर्स है, जो ट्रेडिशनल कोर्स में करियर है, उसी पर लोगों का ध्यान लगा रहता है, जिसमें कि दरोगा सिपाही से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर, इसके अलावा कहीं कुछ बात समझ में नहीं आती है। महानगरों में आने में, शहर में आने पर यह बात पता चलता है कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे स्कोप हैं। क्या क्या स्कोप है? अब ऑडिटर की पढ़ाई होती है, सीए की पढ़ाई होती है, मेडिकल में ही बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ एक ही ब्रांच पर टिका रहता है, और वो है कुल मिलाकर के डॉक्टर बनना है। पैरामेडिकल भी है, नर्सिंग भी है, फिजियोथेरेपी भी है, इस पर कहीं किसी का ध्यान नहीं होता है, और मैक्सिमम कोचिंग भी इसी के चलते हैं। लेकिन गार्जियन का दबाव, कैरियर बेहतर बनाने का दबाव, और दोस्तों के साथ कंपटीशन, इस कंपटीशन ने हर किसी को नंबर 1 आने की जो चुनौती दी है, हर कोई तो नंबर 1 हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है, खास करके मार्किंग में। तो वैसे में सुसाइडल केस भी बढ़ते हैं, और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है कि माँ ने मोबाइल फ़ोन नहीं दिया, मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद पाई, इसलिए आत्महत्या कर लिया। कम मार्क्स आ गया इसलिए सुसाइड कर लिया, कम मार्क्स आ गया इसलिए घर से भाग गया, पिता ने डांटा इसलिए घर से भाग गया पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे सर्कमस्टांसेज हैं। बीच बहस में आज हम बात करेंगे कैरियर के बारे में। 10वीं 12वीं करने के बाद में डॉक्टर इंजीनियर तो बनना ही है, उसमें कहाँ क्या स्कोप है, कैसे स्कोप है। इसके अलावा इसी पृथ्वी पर विभिन्न जगहों में क्या क्या स्कोप है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर के सेंगर, जो मनोवैज्ञानिक हैं, यहीं पास में प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है सेंगर साहब। हमारे साथ है आशीष आनंद, जो करियर काउंसलर है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है विकास कुमार, वो भी करियर काउंसलर हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। विकास जी, मैं आपसे आरंभ करता हूँ। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों के जो अनुभव रहे हैं, उस अनुभव यह बताइए कि 10वीं 12वीं के बाद स्टूडेंट्स और अभिभावक वो क्या सोचते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा, आप लोगों के यहाँ भेजने के अलावा और भी कुछ वो बातें करते हैं, आपसे सोचते हैं, कभी आपसे पूछते हैं, इसके अलावा भी कोई स्कोप है। इसलिए हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई वो क्या नाम है वकील नहीं बन सकता है। तो और क्या स्कोप है जहाँ की वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जा सकते हैं? यहाँ 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जो पूरी जो हमारी जो सोचने का तरीका है, वो पब्लिक स्कूल जिसकी चर्चा आपने की, जो निजी हैं, और प्लस कोचिंग इंडस्ट्री ड्राइव करती है। तो जो गार्जियन इसको सोच रहे हैं, उनकी अपनी सोच है ही नहीं। तो ये जो इंडस्ट्री जो ड्राइव करती है, आज 6ठे क्लास से कोचिंग हो रही है, उसके प्लस और माइनस दोनों पहलू हैं। पर बच्चे के दिमाग में जो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल इसलिए नहीं आता है कि गार्जियन चाहते हैं। हर गार्जियन के अंदर एक व्यक्ति जिंदा रहता है, पर उसको कोई फीडिंग नहीं है। आपने क्या करना चाहते हैं, हमारे पास जो काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, अगर कोई पेरेंट चाहते हैं कि आप बताइए बच्चा क्या कर सकता है, तो उनके मन में एक ही चीज़ है कि करना तो ये अपने मन का चाहता है। आपके पास ऐसा टेक्निक है कि साइंस पढ़ ले, ये हमारे मन का करे, हमारे मन का करे। अगर बच्चा अप्रोच करता है तो बच्चा चाहता है कि वो अपने मन का करे, गार्जियन को मैं उसे कन्विंस करूं। तो एकदम रियलिटी लेवल पे लोग जानने नहीं आते हैं, जो आते हैं अपनी जो सोच है उसको पुख्ता करने के लिए मेरे पास जो आते हैं। एक दूसरी चीज़ है, इसका सबसे प्रमुख पहलू है, सोच कुंठित और सीमित इसलिए हुई कि हम लोग बच्चों को स्कूलों में इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म नहीं है। सर, आप करिकुलम देखेंगे, आज के डेट में भी काउंसलिंग को तवज्जो नहीं है, जो पढ़ाने के लिए पूरी तरीके हैं, और काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट को एक मान लिया गया है। काउंसलिंग इज नॉट इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट। दूसरी, पेरेंट्स, अभी जो सिस्टम आया है, स्कूल और कोचिंग की बात करता हूँ, ये मानते हुए कि हमारे बच्चों का जीवन स्कूल के बिना, कोचिंग के बिना अधूरा है। पर एक स्कूल में क्या होता है, पेरेंट एक गुनाहगार के रूप में पीटीएम में बैठा रहता है, जहां उसके बच्चे के परफॉर्मेंस के लिए
वो 8 आंसू रोता है कि आपका बच्चा अच्छा नहीं किया। स्कूल की सीमाएं हैं। कोचिंग में बच्चा जाता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं, 6ठे से 10वें के कोचिंग संस्थानों में मेजॉरिटी में जो नेशनल ब्रांड है, आपके बच्चे को अपग्रेड करने की बात होती है। बिल्कुल सही है, पर वो 1%, सर आई रिपीट 1%, नॉट इवन 10। जब पिछले 2 साल पहले कार्यक्रमों में आता था दूरदर्शन के, तो मैं 10% कहता था। तो बेसिक चीज लैकिंग ये है कि गार्जियन को उसकी जानकारी नहीं है सम्यक, और कैरियर काउंसलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सरकारी स्कूल से हुई कि पब्लिक स्कूल से हुई? जी। तो आपके आसपास जो लड़के रहते थे, आपका बैकग्राउंड क्या, गांव का है कि शहर का है? मुंगेर मेरा घर है। नहीं, गांव का है कि शहरी ही है, शहरी है? बिहार के स्टैंडर्ड जो से। गांव के लड़के मिलते हैं आपके कोचिंग के लिए आते हैं, जी, या जी। जो मिलते हैं, उनका स्कोप कहाँ तक रहता है? वो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी कुछ सोचते हैं क्या कि पीएससी किया जाए, बीपीएससी किया जाए, यूपीएससी किया जाए, इस तरह की चीज़ों को ले देखिए, जाने का, दो या सोच उसके है आगे सोच ही नहीं पाते? उसमें। पहली सोच है सर, बच्चे जो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हर पेरेंट का एस्पिरेशन है कि बच्चा एक बड़ा व्यक्ति बने। वो तो खैर ठीक है, वो लेकिन कोई बात नहीं है बेसिक्स इस पे डिपेंड करती है कि उसकी फैमिली की जिम्मेदारी कैसी है। जी। ऐसा पढ़ो बेटा चंडिका जिससे चढ़े हंडिका। अगर मेजॉरिटी में देंगे तो मूल में वही आती है जिनको अपने घर के अर्थोपार्जन की जरूरत होगी। आज आप सवेरे लोग का हेल्थ की बात करते हैं, किसी भी सेमी अर्बन क्षेत्र में जाएंगे, हजारों लड़के सुबह दौड़ते हैं। तो आपने दरोगा की बहाली कही, एसएससी कही, तो वो बेसिक चीज है कि फैमिली का जो अपना बैकग्राउंड है और अर्निंग नीड कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। इसमें भी कम अर्निंग वालों में स्कूल भी तो डिपेंड करता है, जिस स्कूल में पढ़ाई हो रही है वहाँ पर करियर के बारे में कितना बताया जाता है, इस पर भी डिपेंड करता इस है। पे कुछ नहीं बताया जाता मैं है। आपकी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा आशीष से मैं बात करता हूँ। आप नेतरहाट में पढ़े हुए हैं, तो नेतरहाट में करियर की अलग से कोई बातचीत होती है क्या पढ़ाई के साथ साथ? एक तो है कि गार्जियन या हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा 6वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में बेहतर करे, बेहतर रिजल्ट है, इसमें कहीं कोई बुरा नहीं है, जी, वो जी। करना चाहिए। लेकिन वो 10वीं के बाद क्या करेगा, 12वीं के बाद क्या करेगा? बीए कर लेगा या बीएससी कर लेगा, एमए कर लेगा, उसमें भी स्कोप है, बीए बीएससी एमएससी में भी स्कोप है। तो वो स्कोप के बारे में आप नेतरहाट में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर कुछ चर्चा होती थी क्या? हमारे यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम था कि हमारे यहाँ हर सैटरडे को एक मनोविज्ञान का टेस्ट होता था जी। हमारे यहाँ साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ही था, जिसमें बच्चों को रेगुलर बेसिस पे कैरियर असेस किया जाता था। एवरी वीक देयर विल बी अ टेस्ट, मतलब हर एक वीक एक टेस्ट होगा, और एट द एंड ऑफ 4 ईयर 5 ईयर का जो टाइम हम लोग स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद आप इंडिविजुअली, गजानन मराठे जी हमारे शिक्षक थे, तो उनको आप इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते थे। उस समय जब मैंने पढ़ाई की, उस समय आप अप्रोच कर सकते थे कि आपको आपके लिए कौन सा कैरियर सूटेड है। तो जहाँ तक नेतरहाट की बात है, तो वो बिल्कुल ही एक रीगर सिस्टम था, एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन 1 ईयर। वो 4 साल नेतरहाट का। में जाने के पहले आपके साथ जो लड़के थे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते रहे, उनका मैंने करियर के प्रति क्या सोच था? मैंने अपनी पढ़ाई राम प्रसाद मध्य विद्यालय पैनाल से चालू की थी। मेरे गांव के बगल का स्कूल था और मैंने वहां से अपनी पढ़ाई चालू की। तो हमारे स्कूल में शिक्षक आते थे, दीवारें नहीं थी, कमरे नहीं थे, हम लोग बोरा पे बैठ के जाते थे और पढ़ाई करते थे। उसी में एक शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। वो क्लास 3rd 4th से मुझे क्लास 5 6 का क्वेश्चंस बनवाना चालू करते थे, और जब भी किसी का सवाल नहीं बनता था किसी क्लास में, तो मैं तो इस मामले में बहुत लकी रहा कि मुझे बहुत प्रमोशन मिला। क्लास 1 से के पहले से, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसे ही बैठने के लिए जाता था। उस समय से मैं पहाड़ा पढ़ाता था बच्चों को। 1 to 40 का जब एक डेकोरम होता था गांव के स्कूल का, कि आपका स्कूल तभी खत्म होगा जब 1 से 40 तक का पहाड़ा आपको पढ़ना है। एक लाइन लग जाती थी और उसमें पहाड़ा। तो मैं क्लास 1 से क्लास 5 तक, जब तक कि मैं नेतरहाट नहीं आया, मैं वो लड़का था जो ये करता था। लेकिन ये मेरा एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट था, और सबको सुविधाएं तो नहीं थी। बिहार सरकार में सुविधाएं नहीं सारे थी। बच्चों को वो इस ढंग से गाइड करते थे या उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं, करते, या सिंगल आपको वो करते? कोशिश तो सबके लिए करते थे, लेकिन गांव के बच्चों का हर एक कोई चाहता है कि हम आम तोड़ने के लिए चले जाएं, कोई चाहेगा कि हम टिफिन में गए तो वापस ही नहीं आए।
तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि शिक्षक घर से आपको नहीं, लाएगा। वो तो एक बड़ा कारण है कि आप स्कूलों के माहौल को उस ढंग से नहीं बनाइएगा। नहीं, तो सरकारी स्कूल का नहीं, माहौल वैसा वो नहीं बता रहे हैं। दूसरे ये कि गार्जियंस का केयर कि हमारा बच्चा गया कहाँ, तो गांव में फुर्सत भी नहीं है, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, कौन जाने, जो पढ़ के आ गया वही बहुत है, हम तो नहीं पढ़ पाए तो वही पढ़ लिया, उसी में वो हो रहे हैं। ये हम जानना चाहते थे कि ओवरऑल जो आपके स्कूली ये नेतरहाट के पहले का जो है अपना 6 के पहले तक का, उसमें आपको क्या लगा कि उसमें सारे लोगों को ये एडवांटेज था कि प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब सबको बताते थे, नहीं, सबके लिए कुछ करते थे? कोशिश तो उनकी सबके लिए रहती थी, लेकिन बहुत कुछ इंडिविजुअल पे मैटर करता है, बहुत कुछ इंडिविजुअल पे मैटर करता है। जैसे कि मैं जिस गांव से आ रहा हूँ, पटना से 25 किलोमीटर दूर है, सब भ्रांत गांव है, तो वहाँ पर किसी को किसानी करनी नहीं है, लेकिन शायद उस गांव का मैं अभी तक का इकलौता IIT इंजीनियर हूँ अभी तक, जबकि सब भ्रांत घर है, सबके पास कार होगी, गांव के अंदर 50-60 कार अब आ गई होगी शायद कम से कम। इसके बावजूद भी लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी हो सकता है कि वो RPF ज्वाइन कर लें, वो SSC ज्वाइन कर लें। जैसे जो मानसिकता है वो इसलिए आ रही है सरकारी नौकरी की कि अगर 6ठी के पहले जब बच्चों से अपने दोस्तों से बात होती थी तो क्या बनना चाहते, उनके दिमाग में कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, उनका एस्पिरेशन कुछ नहीं था। सब अगर एस्पिरेशन था भी तो अधिकतर लोगों को शिक्षक बनना था, सरकारी शिक्षक बनना था। क्यों सरकारी शिक्षक बनना था? क्योंकि सरकारी शिक्षक आके आराम से सो जाते हैं, उनको बोलने वाला कोई नहीं होता, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, कोई नहीं होता है। फिर अगर बिहार और झारखंड को देखें तो इसके लिए आर्थिक मानसिकता से ज़्यादा सामाजिक मानसिकता की विकृतियाँ ज़्यादा दोषी हैं। कैसे मैं बताऊंगा? आप देखेंगे कि बड़े बड़े IAS और IPS या सरकारी जॉब, कितने लोगों ने बिना दहेज के शादी की होगी? तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर जाता है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है भरपूर दहेज। सरकारी नौकरी का मतलब, इवन विकास जी का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म का है, मेरा अनुभव बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म का है। मैं IIT से जो बच्चे निकलते हैं, मैं उनको ये मार्गदर्शित करता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जाएं, आप प्राइवेट जॉब के लिए जाएं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे मित्र की सैलरी आज अमेरिका के अंदर 150 करोड़ रुपए है। सुंदर पिचाई हमसे 3 साल सीनियर है, उनकी सैलरी 1200 करोड़ रुपए है। मेरे स्टूडेंट्स की सैलरी आज वो इंडिया के अंदर वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं, 55 लाख रुपए की है। तो हमारी मानसिकता भी कहीं ना कहीं दोषी है कि बच्चे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसी संख्या अभी भी काफ़ी कम है लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कि बच्चा IIT भी चला जाए और डॉक्टर भी बन जाए। अभी भी मानसिकता है कि उसको किसी भी तरीके से आप बैंकिंग के सेक्टर में देखेंगे, आप कितने बच्चे पटना के अंदर बैठे हुए हैं, कितने बच्चे रांची के अंदर बैठे हुए हैं, और 1 साल से नहीं बैठे हुए हैं, 9-9 साल से बैठे हुए हैं, 10-10 साल से बैठे हुए हैं। उनको बैंक अभी भी चल ही रहा है, कलर की करना है। SSC में कितनी सीटें होती है? 400-500 सीटें होती है। उसके लिए 8 या 9 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं। उनको एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाना है, उनको दरोगा बन जाना है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि अल्टीमेटली दरोगा बनते बनते आदमी क्या करता है, B.Ed की डिग्री लेता है और शिक्षक बन जाता है। तो बच्चों में कौन सी मानसिकता का संचार करेगा? अगर उसको चॉइस दिया जाता है, यू वांट टू बी अ सब इंस्पेक्टर और अ टीचर, ही विल प्रेफर टू बिकम अ सब इंस्पेक्टर ड्यू टू ऑब्वियस सोशल इकोनॉमिकल रीजंस। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हॉलिस्टिकली थोड़ा सा आप तो अपना बताइए, ये अपने स्कूली शिक्षा से लेकर के आप जब स्कूल में पढ़ने गए थे, ग्रामीण परिवेश था कि शहरी परिवेश? ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में गार्जियन क्या चाहता था, आप क्या चाहते थे, और साथ में जो लोग थे गांव के लोग क्या चाहते थे अपने बच्चों के लिए? सर, ग्रामीण परिवेश में जो सही हम बोलेंगे तो उसके हिसाब से पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता इस बात पर कि बच्चा क्या बनेगा, बल्कि उनको है कि अच्छे से वो पढ़ाई करे, स्कूल में पढ़ाई करे, पढ़े लिखे और अपना कुछ आगे करके नौकरी कर ले जाके। तो नौकरी तो है ना दिमाग में, जब गांव में यह बात है कि वो नौकरी करेगा तो नौकरी क्या करेगा? आशीष जी ने बहुत बढ़िया बताया कि वो सिपाही और दरोगा बन करके वो जो आमदनी दिख रही है सरकारी नौकरी, जो स्टेटस सिंबल होता है दहेज ज़्यादा मिलने का, तो वो भी था, या इसके अलावा था कि हाँ भाई ये वकील बन सकता है? हम उसी बात पे आ रहे हैं सर जी। तो उसमें क्या है कि हमारे देश में 2 तरह की जगहें हैं। अब अगर हम गुजरात को देखें इस सेंस में, तो गुजरात में भी बच्चे गांव से पढ़ के आते हैं और वहाँ भी बच्चे कॉन्वेंट के और पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए होते हैं,
बट वहाँ जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वो नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लालायित नहीं होते, बल्कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करते हैं, जो भी बच्चे हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि गुजरात जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है। मगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगी तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, आजीवन जो है चलता रहेगा, बाद में पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे तक सब कट जाएगा। उसके लिए जो रीज़न है, उस दो मुख्य रीज़न जहाँ तक मैं समझता हूँ, दो मुख्य रीज़न है। पहला कारण जो मुख्य है वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैकाले की दी हुई है, और उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जहां बच्चे में किसी तरह का क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थॉट जनरेट करने की कोशिश की गई। उसमें केवल ये है कि आप किताब का सिलेबस रटो, जितने अच्छे से आप रट लोगे उतने अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे और उतने अच्छे से आप पास हो जाओगे। और वो शुरू से लेके आखिरी तक, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो इंटरव्यू हो, उसी की मेमोरी की ही जांच होती है। एक्सेप्ट आर्मी आर्मी में जो एसएसबी होता है उसमें वो 5 दिन का जो ग्राउंड वर्क होता है जीटीओ, उसमें वो तरह तरह के टेस्ट जो है जीटीओ करवा के वो देखता है कि इसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, इसमें इनोवेशन क्या है, इसकी प्लानिंग एबिलिटी क्या है, ये चीज़ों को कैसे लीड कर सकता है। और वो भी कब हुआ, जब 1944 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब ज़्यादा ऑफिसर्स की कैजुअलिटी हुई तो अमेरिका ने इस बात का थाट आया कि आखिर ऑफिसर्स इतने क्यों कैजुअलिटी हो रही हैं। तब ये देखा गया कि जो ऑफिसर्स थे उनमें वो स्किल्स नहीं थी जिसके ज़रूरत थी लीड करने के लिए टीम को। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो एक थाट आया, जहाँ सब जगह अब आर्मी में, कम से कम इंडिया में अपने 5 दिन का सिलेक्शन होता है, उसमें सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी जगह हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहाँ केवल एक टेस्ट किया जाता है कि आदमी कितने अच्छे से चीज़ों को याद रखे हैं और कितने अच्छे से आंसर लिख सकता है, बस। इसके अलावा अभी जो नई एजुकेशन सिस्टम लाई गई है उसमें सुन रहे हैं ऐसा कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि शुरुआत से ही एक रिसर्च एप्टीट्यूड और इनोवेटिव टाइप की चीज़ें जो है डेवलप थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे विकास जी, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ फिर। मैं एकदम खांटी गांव से आता हूँ, और गांव में हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती थी, गांव के लोगों को यह नहीं मालूम था कि डिप्टी कलेक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, इसलिए उसके बारे में सोचते ही नहीं कि सीओ वीडियो कैसे बना जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। डॉक्टर इंजीनियर कैसे बना जाता है, सिपाही कैसे बना जाता है, दरोगा भी नहीं सोचते थे सिपाही कैसे बना जाता है, ये पता था लोगों को, शिक्षक बनना भी पता था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 10वीं के बाद यह पता था कि ITI करके एक संस्था है जहाँ की जा कर के हम एडमिशन करा सकते हैं, बेटा ओवरसीयर बन सकता है, इतना पता था। कैरियर सीधे नौकरी से जुड़ रही है, वो प्राइवेट का हो। जैसे आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नेतरहाट में एक कैरियर काउंसलर की व्यवस्था थी, साइकोलॉजिस्ट वहाँ हुआ करते थे। अगर स्कूलों में यह व्यवस्था की जाए या वहीं के किसी एक टीचर का ओरिएंटेशन ऐसा बनाया जाए जो लोगों को बता सके कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या गुंजाइश है, हमको लगता है बात बननी शुरू होगी। क्या? बिल्कुल बनी हुई सर। आप सोचिए, एक फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए इतने टीचर्स होते हैं और पूरे देश में जो काउंसलर की नियुक्ति प्रक्रिया है एक खाना पूर्ति है। लोग असहमत हो सकते हैं, एक काउंसलर की बस में नहीं है कि 1000 बच्चे 2000 बच्चे देख सके। और आपने जो विचार दिया है वो एकमात्र रास्ता है। एक मेंटर काउंसलर होना चाहिए, कैरियर काउंसलर 1 से 3, और इतने बहाली नहीं हो सकती है, स्कूल सिस्टम में भी पॉसिबल नहीं है। तो हर टीचर्स में से कुछ को मेंटर क्लास वाइज होना चाहिए कि भाई इस क्लास के मेंटरिंग हो, और दैट टीचर शुड आल्सो पास द क्लास। नहीं, एक तो रास्ता इन्होंने बताया ना, आशीष ने एक रास्ता बताया कि हम पढ़ाते थे बच्चों को, जब चौथी में थे तो 5वीं 6ठी के बच्चों को ये आकर के पढ़ाते थे। यह ओरिएंटेशन जो है जिसमें कि टीचर एक को बता रहा है वो दूसरे को बताएगा कि भाई दरोगा भी बन सकते हैं, ये तरीका है दरोगा बनने का। तो उसके दिमाग में जब यह बात जाएगी तब ना उसकी तरफ चलने की कोशिश करेगा। हमको पता होगा कि रांची स्टेशन से रेल मिलती है और एयरपोर्ट जाने पर फ्लाइट मिलता है, हमको पता ही नहीं है, तो हम एयरपोर्ट जाना है कि स्टेशन जाना है पता ही नहीं है हमको। ये पता होने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था क्या हो, जैसे कि हम लोग के पीरियड में इन्होंने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति थी। मैकाले की शिक्षा पद्धति के बावजूद जो शुरुआती शिक्षा पद्धति अपने यहाँ लागू हुई उसमें मल्टी स्किल्ड की व्यवस्था, जिसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं,
वो हर गांव में खेती की पढ़ाई होती थी, हर गांव में हस्तकर्म की पढ़ाई होती थी और बाजाबता सिखाया जाता था, उसमें मार्क्स मिलते थे। आपका सुंदर हैंड राइटिंग है उसके लिए 5% मार्क्स मिलता था, हैंड राइटिंग आप बढ़िया बनाइए। तो हम ये कह रहे कि एक छोटी सी बात कि किसी टीचर को पकड़ के उनका ओरिएंटेशन हेडमास्टर का या किसी टीचर का ABCD जो कम से कम बताए तो इनकी तरह जैसा ये बता रहे हैं। बिल्कुल सर, नेतरहाट ये अफोर्ड कर सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल जो आप कह रहे हैं उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्राइवेट भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ। सिंगर सर है यहाँ पे, मेरी पहली मुलाकात सर से 2011 में हुई थी और मुझे इनका एक स्टेटमेंट याद है, प्रिंसिपल्स के बीच सर थे, इन्होंने कहा कि 10 दिन तक हम लोग आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे, आप टीचर्स भेजिए, रिसोर्स की कमी नहीं होगी, हम आके। मुझे नहीं लगता कि नहीं भेजेगा लोग, नहीं भेजेगा। मुझे याद है, और सर लोग दिन भर ये प्रयास नहीं कर सकते, एजुकेशन मूल सब्जेक्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्थाएं हैं, जब तक ये, मैं आपको इसी बताऊं कि मैं मुंगेर से हूँ, योग वहाँ का उद्गम स्थल है और मुंगेर विद्यालय के माध्यम से बाल विमुक्त मंडल संस्था को मैं बनाया। मैं प्रिंसिपल्स के बीच जाता था और मुझे इससे इसलिए बात करते थे कि भाई बिहार विद्यालय से आया है या मेरे पिताजी के कारण, मैं फलना मऊ का लड़का है। पर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू कराया ना, आज 21 जून के पहले मेरे पास 10 फोन आते हैं, भाई कोई योगा टीचर जानते हैं? जब तक इसका, और आपको बताएं इस पे 50 साल से मंथन चल रहा है एनसीईआरटी में, जब, लेकिन क्या है जो चीजें बदली है वो एक्लेमेटाइजेशंस नहीं है उन चीजों के लिए। और बच्चों के साथ सबसे बड़ी चीज समझिए, सर लोग से सुना हो, कोई बात करने वाला नहीं है, ज्ञान की बात तो छोड़ दिया जाए सर। अ स्टूडेंट डजंट हैव एनीबॉडी टू टॉक। बाप उससे रिजल्ट पूछ रहा है, माँ उससे रिजल्ट पूछ रही, बच्चा, और अल्टीमेटली बच्चा किताब फेंक देता है। 90% की बात कह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, काउंसलर की जो पहली जो सीढ़ी है, सुनने वाले लोग मिले स्कूल में। कहीं बच्चे से कोई बात नहीं हो रही है सर। और ये जितने केसेस की बात है वो तो एक्सट्रीम की बात है सर। हर दिन बच्चा घुट घुट कर मर रहा है एजुकेशन सिस्टम में। अभी सर ऑनलाइन की बात हो रही है, बड़े बड़े स्कूलों में सर 8 से 2 क्लास चल रहा है। 6 घंटे 8वां का बच्चा, 5वां क्लास का बच्चा क्लास करेगा और उस क्लास में कोई कमी नहीं है, फिर भी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो तो कहने का मतलब है कि जो लोग डिसाइड करते हैं ना सर, वो टेबल के इधर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। बैठ के देखना पड़ेगा, बच्चों की जरूरत को देखें। और एक जिस तरह से रांची के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, झारखंड में यहाँ पर मेंटरिंग बॉडी है हमारी, सीधा सा सॉल्यूशन है, हर स्कूल से पहले एक शिक्षक संभवतः बायोलॉजी का आ जाए जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, एक फीमेल टीचर आ जाए, अच्छे से बात करेंगी लड़की, फिर उसके बाद 10th लेवल पे ही कम से कम 5 टीचर्स की जरूरत है और एक एक विषय को लेकर रख लें कि भाई इंजीनियरिंग पे बात करना है तो ये टीचर है। और मैं बता दूं, जिस इंजीनियरिंग और मेडिकल को एक लोगों को लगता है कि सब कुछ जानते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भ्रम के सिवाय 99% को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ सपना दिखाया जाता है और उस सपने को 1% साकार करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम संशोधन करना जरूर चाहेंगे करें कि हमारे ज़माने में जो थे वो सब जानते थे। हिंदी का प्रोफेसर अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलता था, इसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ और नहीं, मैं अपने जमाने की बहुत वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जैसे जैसे कन्फाइंड होने लगे सब्जेक्ट वाइज, अब साइंस का ये स्टूडेंट यह कहते हुए बहुत गौरवान्वित अनुभव करता है कि हम साइंस के इसलिए हम शुद्ध लिख नहीं सकते हैं। अभी सर जो बात कर रहे थे, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही एक पंक्तियों में, जो 40 का पहाड़ा। सर आज आप अच्छे स्कूल के कोई बच्चा मिल जाए ना, उसे 13 का पहाड़ा पूछ दीजिए। नहीं, डेढ़ा ढीचा तो हम लोग भी पढ़े हुए हैं, 20वीं तक का पढ़ाया जाता है। गरगढ़ा भी ये थोड़ा सा ये बताइए कि 10वीं के बाद क्या स्कोप बनता है? सर बहुत सिंपल सी चीज है, 10वीं के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम सिलेक्शन, कैरियर चॉइस बाद में आती है। इस टर्म को आना पड़ेगा, वेयर यू हैव टू डिसाइड अ स्ट्रीम, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स, आर्ट्स विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स। सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम किया, छोटी सूचना मैं देना चाहता हूँ। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री जो बच्चा पढ़ता था ना, वही इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था। पिछले वर्ष से एक व्यवस्था बनी है, बी प्लानिंग में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी पढ़े हैं तो आप बी प्लानिंग कर सकते हैं जेईई मेन के माध्यम से, पेपर 2 की आ गई है। ये बड़ी छोटी सी चीज है, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, यही हम बताना चाहते हैं लोगों को। तो जैसे एक छोटी सी चीज आई, आज कई सारे बच्चे कम मेहनत में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो दिल्ली में, आसानी से जा सकते हैं। तो इसमें क्या है सर, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। स्टार्ट 6ठी से हो, 8वीं 9वीं से हो, और 10वीं में मन बना दिया जाए बिफोर दे गो इनटू हैंड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। और फिर मैं कहूं, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पास ना करेंगे।
ये भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता नहीं, हूँ। वो तो अपने यहाँ खासकर हाँ। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साबित हो गया कि एक भी टीचर नहीं मिला साइंस का, फिर बाहर से मंगाना, बोरो करना पड़ा, कोई उपाय नहीं है। जी असीजानंद आपके पास आ रहे हैं, आप ये जैसा बताइए कि 10वीं के बाद आम तौर पर जो छात्रों में घबराहट होती है, एक तो है कि सीधा कॉलेज जाना या कहीं जो 12वीं का चल रहा है तो वहाँ 12वीं में पढ़ना, उसके अलावा भी कोई दुनिया है क्या जहाँ रोजगार की गुंजाइश नहीं, है? देखिए रोजगार की गुंजाइश तो हर जगह है, लेकिन क्या ये एक उचित क्वेश्चन है कि 10वीं में ही हम लोग बच्चों को रोजगार से बांध दे देते हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको फ्री लर्निंग होनी चाहिए। मैं फ्री लर्निंग का आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे अफोर्ड करने का भी है ना, नहीं, हम पढ़ाई से लेकर के आर्थिक रूप से नहीं, बिल्कुल। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसके बाद आगे जाएंगे, लेकिन अफोर्ड नहीं कर नहीं सकते नहीं तो बिल्कुल, कोई रास्ता मैं मिलेगा ना। उसी पे आ रहा हूँ कि हमारा जो होता है ना कि सबसे बड़ा जो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं यूरोप के मॉडल को इंडिया के मॉडल में। हमारी जनसंख्या, हमारा आर्थिक स्थिति उस मॉडल को रेप्लिकेट करने की स्थिति में है ही नहीं। ठीक है, 10th के बीच का जो समय होता है, 10th के पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर 3-4 महीने उनको दिया जाए कि आप हर एक तरह का सब्जेक्ट पढ़ो और देखो कि कहाँ पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे होता क्या है कि 10th का मैथ्स और 11-12 का एक मैथ्स छोटा सा सबमिशन करना चाहूंगा, विकास कुमार ने कहा था, हम वो थोड़ा भुला गए थे। अगर 10वीं के पहले जो पीटीएम होता है, सरकारी स्कूलों में पीटीएम अनिवार्य कर दिया जाए और वहाँ बताया जाए कि 10वीं के बाद क्या क्या स्कोप है, तो इससे बात बन सकती है? नहीं बनेगी, क्योंकि पीटीएम हमको लगता है कि एक हरासमेंट टूल है स्कूल के लिए, हरासमेंट टूल है स्कूल के लिए। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चा फेल कर रहा है, क्लास 2nd में, क्लास 3rd में, क्लास 4th में अगर बच्चा फेल कर रहा है, तो ये हमारा प्रोफेशनल फेलियर होगा। मैं एक स्ट्रेंज बिहेवियर पाता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पर फेल करने वाला टीचर आपके जो आपको पैसा दे रहा है, अपना बच्चा दे रहा है कैरियर बनाने के लिए, उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो पीटीएम का पहले तो स्वरूप ही सही नहीं है, तो हमको तो लगता है कि अदर वे जाना चाहिए कि जो पीटीएम चल रहा है ना, उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा फेल कर रहा है, पीटीएम अगर बंद कर दे क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को एक टीचर के साथ बच्चों के परफॉर्मेंस पे एक लंबा वर्कशॉप करवाना चाहिए, कि लंबा वर्कशॉप करवानी चाहिए कि हमने ये किया है और इसके बावजूद भी आपका इंडिविजुअल बच्चा फेल कर जा रहा है। हम यहाँ पर क्या होता है पीटीएम में कि टीचर पूछता है कि आप घर पे क्या करवा रहे हैं, ये ट्यूशन कहाँ पढ़ रहा है, क्यों पढ़ेगा ट्यूशन, और ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों हो रही है, और अगर ट्यूशन आवश्यक ही हो गया है तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ये नहीं देख पा रहा है कि वो लिबरेट कर दे कि आप क्लास 10th का एग्जामिनेशन दीजिए, हम आपको इस पैरामीटर पे जज करेंगे, अगर आप इस पैरामीटर पे जज नहीं होगे तो स्कूल को जो अनिवार्य बना दिया गया है, कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है, ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको ऐड किया है कि वो उसको बराबर रिव्यू करेगा, समीक्षा करता हाँ, है। वो ये एक नया वो addition करना है। चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखिए, आपको 3 एकड़ ज़मीन क्यों चाहिए कि स्कूल खोलने के लिए? हम चाहते हैं कि हम किसी बच्चे को सरकारी स्कूल में जहाँ बिल्डिंग नहीं थी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था बिल्डिंग नहीं थी, बेंच नहीं था, क्लास 3rd तक हम लोग बोरा लेकर दौड़ के जाते थे और बोरा पे बैठते थे। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों अरे ने पढ़ाई बाबू, की होगी। पहले शांति निकेतन पूरा का पूरा यही था। शांति निकेतन पूरा कॉन्सेप्ट है, वहीं पेड़ के नीचे लोग पढ़ते थे। तो वही चीज़ है ना। तो अगर ऐसा है, तो अगर सरकारी स्कूल से वो बच्चे पढ़ के हम लोग निकल गए, तो क्यों एक थोप दिया जाता है कि स्कूल के पास 2 एकड़ 3 एकड़ का जमीन होना चाहिए, क्योंकि उसको लेकिन कॉर्पोरेटाइज कर दिया सरकारी गया। स्कूलों से आपके निकलने के बाद आप रोल मॉडल नहीं बने, लेकिन अगर वह डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, तो वो रोल मॉडल बन गया है उसी सरकारी स्कूल का। आप जाइएगा किसी वो में क्या नाम है कॉलेज में जहाँ से कि आप निकले हैं, या आप नेतरहाट जाइएगा, तो आपका नाम यह नहीं लिखा हुआ है कि आप बहुत बढ़िया करियर काउंसलिंग का संस्थान चलाते हैं, फला आईएएस बन गए, तो वो पूरा नाम है कि इस बैच का इतना आईएएस हुआ, इतना आईपीएस हुआ, इतना डॉक्टर हुआ, इतना इंजीनियर, ये सब मिल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी दृष्टि जो है, उस दृष्टि में बदलाव की गुंजाइश है। विकास जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स टीचर मीट हो, बिल्कुल हो, साल में 2 पेरेंट काउंसलर मीट हो और 2 तरह के लोग इनवाइट किए जाए। अभी हमारे यहाँ क्या है, रोल मॉडल्स, मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि टॉपर्स कभी रोल मॉडल नहीं हो सकता है, और सारे स्कूलों में टॉपर को खड़ा किया जाता है, दैट इज डिजास्टरस। उसकी जो रेसिपी है कुछ के लिए काम आती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टॉपर्स रहें, पर
आपको प्रोफेशनल काउंसलर्स रहे जो उस विषय को पढ़ाते हैं या करते हैं। जैसे मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं बात 20 विषय पर कर सकता हूँ, पर अनुभूति नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको अनुभूति है, अगर फैशन की बात हो तो फैशन में जो आदमी है वो वहां खड़ा होकर बोले, मैं भी वहां की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, भाई ये एग्जाम है ये है, पर मुझे अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो और जब भी काउंसलिंग और स्वरूप उसको इस तरीके से नहीं किया जाए कि यही सबसे बढ़िया है। नहीं, अब दोनों लोगों ने बताया, आप लोगों ने, हम ये कह रहे हैं कि 10वीं के बाद वो क्यों साइंस में जाएगा, कैसे साइंस में जाएगा, यह तय करना। वो ज्योग्राफी पढ़ेगा कि हिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा कि फिजिक्स पढ़ेगा, यह भी तो जज होना चाहिए ना। जज होने के बाद वो आगे बढ़े ना। तो सर इसमें देखा जाए, आपको एक आंकड़ा बता दूं, सीबीएसई बोर्ड 55,000 बच्चों को 95% एंड अबव आया है। 2,31,000 बच्चों को 90% एंड अबव आया है। जो परीक्षाएं हो रही हैं वो परीक्षाओं को ही मान्यता बना करके, अब जिस बच्चे को 90% आ गया सर, 95% आ गया, पिताश्री मानने को तैयार नहीं है कि आईटीए ना बनेगा। तो यहाँ व्यवस्था वहां करे सर। हम लोग जब स्कूल में थे तो मेरे स्कूल की टॉपर 81% में बनी थी पूरे जिले में। तो यहाँ जो संशोधन की आवश्यकता है कि 80% की वैल्यू हो गई 90% वालों को, उसको थोड़ा कम करेंगे तो पेरेंट्स का ओवर असेसमेंट घटेगा। तो ये सबसे बारीक जो परिवर्तन की आवश्यकता है, सबको 90% आ रहा है, ये गलत है। और गलत से बड़ी चीज है कि पेरेंट्स का प्रेशर है। मैं बता दूं सर, लिटरेचर में 100% आ रहा है, अगर उनके पास मौका रहता तो 5% नहीं, मैं एक इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं ना, बिना स्टैटिस्टिक्स के कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि अगर एक साल में इंडिया में जॉब देखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ओवरऑल जॉब देखेंगे तो लगभग 13 to 14 लाख ग्रेजुएट लेवल जॉब्स हैं। उसमें से अभी भी 8 to 9 लाख जॉब्स इंजीनियरिंग फील्ड में अवेलेबल है। तो बट ऑब्वियस है कि लोगों का इंक्लिनेशन वहाँ पर होगा। ये अलग बात है कि इंजीनियरिंग में जाकर बहुत अच्छा इंजीनियर लोग नहीं बन पा रहा है। लोग इस थॉट से नहीं जा रहा है कि हमको एआई में काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है कि डाटा एनालिटिक्स में काम करना है, हमको ये नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा नई पॉलिसी आई है, जैसे मुझे अगर पूछा जाता कि मुझे क्या पढ़ना था अगर 10th के बाद, तो मेरी इच्छा थी कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, संस्कृत और हिंदी पढ़ूं। लेकिन कोई करिकुलम मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं आईआईटी के अंदर गया तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ा, सेकेंड ईयर में साइकोलॉजी पढ़ा, थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी पढ़ा, फोर्थ ईयर में मैंने संस्कृत पढ़ा। कम से कम मुझे वो एक्सपोजर मिल रहा है। तो अगर प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे तो क्रेज रहेगा। अगर प्लेटफॉर्म्स बढ़ा दिए जाएं, जैसे अभी इस दिशा में भी काम हो रहा है कि अभी आईआईटी खड़गपुर के अंदर मेडिकल आएगा। अगर आप एमआईटी देखेंगे तो एमआईटी के अंदर आपको सारे स्ट्रीम्स मिलते हैं। तो अगर हमें प्लेटफॉर्म हर एक फील्ड के लिए देना चालू करेंगे तभी ये बात बनेगी। नहीं तो हम लोग कितना भी डिस्कशन कर लें, जैसे कैरियर काउंसलर्स हैं, कैरियर काउंसलर्स आर इनएफिशिएंट इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर कोर्स स्ट्रक्चर। मैंने 4 साल लगातार एग्जाम दिया। माई कैरियर वॉज डिसाइडेड बाई माई सर ऑन द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट 200+ टेस्ट। यहाँ पर लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, 10 मिनट बात करेंगे और बोलेंगे बच्चा जो बोल रहा है वो कर दो। क्यों कर दो? बच्चा अभी प्री मैच्योर है। आपने उसका 7 डेज वर्कशॉप लगाइए, उसका प्रॉपर असेसमेंट कीजिए। वो बोलता है म्यूजिक सीखना है। मैं बता रहा हूँ म्यूजिक सीखना है। हम बोलेंगे बेटा म्यूजिक सीखो, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि तुमको 4 बजे उठ के रियाज करना पड़ेगा, तुम्हें मीठा कम खाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा दूसरे का है ये मानकर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप मीठी मीठी बातें करेंगे, आप उसको एसेस नहीं करेंगे, आप कैरियर काउंसलर बन गए और आप हवा में बातें कर रहे हैं। रियल असेसमेंट की बात ही नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने का कोर्स अगर चला रहे हैं मैथ्स का, अगर कोई बच्चा डल मार रहा है तो हम लोग पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये बच्चा इस लायक तो नहीं है कि आईआईटी जाएगा। आप देख लो ये लोअर में जा सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है, या आप इसको हटा भी सकते हो। आर वी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अ ब्रॉडर असेसमेंट? मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दिस। बच्चा बोले हमको म्यूजिक में जाना है या हमें एक्टिंग करना है, ठीक है, कहीं कोई बुराई नहीं है।
हम लोगों ने वुड वर्क से लेकर मेटल वर्क से लेकर फार्मिंग से लेकर सारा कुछ सीखा था। पेंटिंग से, मैं खुद पेंटिंग में फेल किया था, मुझे फर्स्ट ईयर में पेंटिंग में फेल किया था, मुझे री एग्ज़ाम देकर पास करना पड़ा। क्लास 7th की बात मैं बता रहा हूँ। नेतरहाट में सारे कुछ का एग्ज़ाम होता है। हमारा जो करिकुलम है, जो कैरियर काउंसलिंग है, वो बहुत शैलो है। अगर शैलो रहेगा तो अट्रैक्शन वहाँ होगा जहाँ पर बच्चे एकदम सेट कर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 2017 की झारखंड की टॉपर थी श्रेया सिंह। आज उसका डिटॉल में जॉब लगा है 25 लाख का। ये कोरोना टाइम चल रहा है। अगर वो रिफ्लेक्ट लोगों को करेगा ही करेगा, वो आप नहीं रोक सकते हैं कि वो रोल मॉडल नहीं बनेगी, क्योंकि ग्राउंड में वो डिलीवरी हो रही है। अगर वही डिलीवरी अदर फील्ड्स करना लगेंगे तब आप कंपेयर करेंगे। अगर विराट कोहली पैसा कमा रहा है तो क्रिकेट में चार्म होगा, हाँ, फुटबॉल में इसको उतना चार्म नहीं हम होगा। लोग ये बांधने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे जो दर्शकों का क्लास है, उस क्लास को हम यह भी बताना चाहते हैं कि ये स्कोप्स भी हैं। जैसे कि फार्मेसी है, नर्सिंग है, कंपाउंड्री है, इस तरह के बहुत सारे मैं स्कोप्स हैं। तो एक कहाँ से- सिंपल जी, सी बात बता रहा हूँ। जब मेडिकल बच्चा करता है ना, मेरे पास अगर आ रहा है, मैं उसको आंख बंद करके पूछता हूँ, आर यू रेडी टू गो टू फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, आयुर्वेदा, इवन सबको MBBS ही बनना है। सारा कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ, अगर आप रेडी नहीं हो तो हम बहुत कंप्रेस्ड स्टेट में हैं। हम जिस स्टेट में हैं, आप 598 मार्क्स लाकर 720 में डॉक्टर MBBS नहीं बन सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसे देने की 2 कैपेसिटी करोड़ है। रुपया नहीं है तो हाँ, 2 करोड़ नहीं, 80 लाख 90 लाख तो नहीं, पढ़ाई डेफिनेटली लिखाई का पूरा खर्चा पड़ जाता है वहाँ तक पहुँचते- नहीं। जहाँ तक ये है, मैं आपको मतलब बिल्कुल चूंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो 80-90 लाख तो है। अगर आप नहीं रेडी हैं, आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में क्या वो भी स्कोप नहीं है। वेटनरी है, एग्रीकल्चर है, forestry वेटनरी है। वेटनरी में तो सीटें काफ़ी कम होती है, 15-20 ही हैं झारखंड के अंदर। लेकिन काफ़ी ऐसे आप ICRA कर सकते हैं। हमें बच्चों को हॉलिस्टिकली बताना पड़ता है कि दीज आर द फील्ड्स अवेलेबल। अगर आप इंजीनियर नहीं बन रहे हो IIT से, तो आपको NIT में जाने के लिए रेडी हो, BIT में जाने के लिए रेडी हो। देयर आर, यू विल बी एस्टॉनिश्ड, देयर आर गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी फीस साल की 15,000 है, और वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं और आज 50,000 की नौकरी कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप आर्ट्स में जा रहे हो तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सब लोग तो स्टीफेंस नहीं चला जाएगा, सब लोग LSR नहीं चला जाएगा, सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको स्वयं कितना अध्ययन करना होगा, ये है। दूसरा फील्ड जो है साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग लोग करते हैं और स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि एक जियोलॉजी है, जियोलॉजी में बहुत गुंजाइश है। इवन वो कोर्स अवेलेबल है IIT के अंदर। जियोलॉजिकल टेक का कोर्स होता है जो कि IIT इंजीनियरिंग के अंदर अवेलेबल है। हम लोग यही होप कर सकते हैं इस डिस्कशन में कि जो बातें हो रही है ना कि न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उसमें जितनी बातें कही गई हैं उनका इनकल्केशन हो जाए, क्योंकि डिलीवरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हम लोग पैरेलल्स खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इसका एक पैरेलल मैं लेता हूँ, फुटबॉल में बाईचुंग भूटिया अगर विराट कोहली इतना कमा रहा होता तो आज भी फुटबॉल भी उतना पॉपुलर होता। हॉकी, वुड बॉल में हमारा झारखंड चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है। कितने लोगों को पता है कि वुड बॉल में चैंपियन है? तो ये पैरामीटर्स हर जगह आएंगे। हमें पैरेलल्स खड़े करने होंगे डिफरेंट फील्ड्स के। हमको बताना होगा कि नहीं भाई, कोई अर्णव गोस्वामी जो है या रवीश कुमार जो है वो मीडिया में रहकर भी 5 करोड़ की सैलरी कमा रहा है। ये पैरेलल्स हम लोग कहाँ ड्रॉ कर पाते हैं? तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा हर एक फील्ड में। आपको बताना पड़ेगा कि यू हैव टू बी अ फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट रादर देन अ बैड डॉक्टर। डॉक्टर सेंगर, ये अभी बहुत सारे मामलों में ये आया है, एक तो मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाने का जो दबाव है, दूसरे ये कि उसके बाद हम क्या करें उसका दबाव है, तीसरे ये कि इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा है किस बात का हमको नहीं पता है। डायलॉग नहीं होने का, घर के बीच में, समाज के बीच में डायलॉग नहीं होने का कारण है या हर बात में सुसाइड सबसे पहले आ जाता है। माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, भाई ने डांट दिया, ये कहा, पढ़ने के लिए कहा, वो कहा, बस उसके बाद में सुसाइड कर लिया। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? सर, 2 चीज़ें हैं। मैं अपनी पिछली बात से ही आगे चलूँगा जी। मैंने 2 बातें बोली थी कि एक टर्म है IEC, इंफॉर्मेशन
एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जी। ये तीनों बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन चाहे 6 लेवल पर हो, चाहे वो 10th के लेवल पर हो, चाहे वो 12th के लेवल पर हो, जी। बच्चे को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, कहाँ कहाँ जा सकता है, कैसे कर सकता है, और कौन कौन से रोल मॉडल्स है जो 90% तो 95% पे नहीं थे, 50% पे थे और 40% पे थे और वो दुनिया के टॉप लोगों में बने। एग्जैक्टली। एक दूसरा नहीं, क्या है, कैसे जाएगा ये हमको समझाइए मैं ना, बता ये जी। वही तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। अब जैसे ये काउंसलर की बात होती है, अभी जैसे और लोगों ने भी बोला, हमारे यहाँ काउंसलर का अभी सीबीएसई ने वो पिछला जो रेयान स्कूल जी, वाला जी, कुछ जी। घटना घटी थी दिल्ली में, टेस्टिंग को उसके बाद compulsory। एक कंपलसरी कर दिया था कि हर स्कूल को काउंसलर रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, काउंसलर पहली चीज तो उपलब्ध नहीं इतने। अब जो स्कूल काउंसलर रख रहे हैं वो सब एमए साइकोलॉजी वाले रख रहे हैं जिनकी कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है उनके यहाँ कि वो काउंसलिंग छोड़ के बाकी सारे काम ले रहे हैं। वो अरेंजमेंट टीचर है। वो काउंसलिंग ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे काम ले रहे हैं। अब मैं इसका प्रभाव मैंने बताना स्टेपनी जैसे गाड़ी में रहता है कि वो चक्का वो हो गया। डीपीएस बोकारो एज अब काउंसलर। मैं इसका जो है प्रभाव बताना चाहता हूँ कि इस आईसी का प्रभाव कितना होता है इंफॉर्मेशन, आईसी का इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। जौनपुर में एक गांव है भलुआ चट्टी, आपने नाम अच्छी तरह सुना होगा, आप उसको सब कवर करते रहे। उस गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मिनिमम 2 या 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ना हो। क्यों? जो लड़की शादी होके वहां आती है और वो जब देखती है कि घर के परिवार के लोग वो हैं, तो वो भी पढ़ना शुरू कर देती है और किसी न किसी लेवल पर वो भी सेटल हो जाती है, क्योंकि उसको इन्फीरियरिटी फील होती है कि हम हैं, वो नहीं तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं होगी। तो ये प्रभाव है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का। अब दूसरा पहलू आता है जो अभी सुसाइड की बात की, इसमें 2 सबसे बहुत बड़े बैरियर हैं, बहुत बड़े कल्प्रिट हैं, मतलब उसके जिम्मेदार हैं। पहला, पेरेंट्स का क्वालिटी कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी टाइम। हम ये नहीं कहेंगे टाइम नहीं देते, क्वालिटी टाइम। क्या कभी पेरेंट्स बच्चे को इस बात के लिए प्रवृत्त करते हैं कि चलो बेटा चलते हैं, शाम को थोड़ा टहल के आते हैं, जरूर चलो वहां से टॉफी खा आते हैं। दिस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो टहलने का और जो बीच में बात करने का सिलसिला है, उसमें एक बॉन्डिंग डेवलप होगी जहां बच्चा पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको मानेगा और बच्चे का स्ट्रेस रिलीज होगा कि हाँ चलो पापा या मम्मी हमारे साथ कितना कार्डियल है। एक दूसरा, कई बार पेरेंट्स में मैंने पर्सनली कुछ केसेस में देखा है जो बच्चे मानसिक परेशानी की स्थिति में आ गए, वो सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स का कंपनसेटरी बिहेवियर था। माँ ने कोशिश किया और सीपीएमटी नहीं कर पाई, पीएमटी नहीं कर पाई, 2-3 अटेम्प्ट दिया, फेल हो गई। माँ डॉक्टर नहीं बन पाई तो बेटी को तो डॉक्टर बनाना ही है, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, रुकना नहीं है। अब वो बच्चे में वो क्षमता नहीं। दूसरा सबसे पहलू इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि अब आते हैं दूसरे पहलू की, बच्चे की रुचि कहाँ है। मैं इस पर एक उदाहरण दूंगा। एक सीनियर वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, 5-6 साल पहले का किस्सा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं तो आईएएस बनना ही नहीं चाहता, मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता था। दिल्ली में मैं एक काउंसलर के पास गया, कैरियर काउंसलर के पास, उन्होंने इवेल्युएट किया, हमसे कहा कि आप जो है साइंटिस्ट के लिए ठीक नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में ट्राई करिए और आप अच्छे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट में दिया और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं यहाँ हूँ। तो बच्चे की रुचि कहाँ है? अब उनकी जो एप्टीट्यूड था, अभिरुचि थी, जो वो थी कुछ और तरह की, उनका सोचना कुछ और था। तो बच्चे की रुचि कहाँ है, उस तरफ बच्चे को डायरेक्ट करने की ज़रूरत है कि बेटा इधर करो, फ्री हैंड दे के कि तुम अपना करो। और तीसरा जो सबसे इस समय एकदम डिजास्टर हो रहा है बच्चों के साथ, वो हो रहा है ये स्मार्टफोन। हर बच्चा घर में 2 घंटे 3 घंटे आजकल स्मार्टफोन में बिता रहा है। तो उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फ़ोन में कॉन्स्टेंटली काम करते रहने की वजह से स्ट्रेस भी लगातार बढ़ता जाता है और टाइम भी ख़त्म होता है, क्वालिटी भी नहीं होती।
तो ये कुछ बिंदु हैं जिस पर पेरेंट्स को फोकस करना है। अब तो पूरी पढ़ाई उसकी उसी पर हो रही, तो क्या करेगा बच्चा, करेगा पढ़ाई क्या? तो सर अभी कोरोना के टाइम में हो गए, हाँ, तो इससे वो स्क्रॉलिंग करना फेसबुक और वो तो जब वो तो जब उसके पास जाए, किसी के पास जाएगा तो बाकी सारे वो भी ऐप देखेगा ना, ऐसा थोड़ा कि सिर्फ वही कंसंट्रेट तो उन रहेगा। पर कुछ थोड़ा सा एक इसमें नहीं, कुछ कैसे? फीचर्स आते हैं कैसे कि फीचर वो- आते? हाँ कि वो उतने देर के लिए ब्लॉक हो जाता नहीं है। सर, देखिए इसमें एक चीज़ है ना कि हमारा नहीं, एक मिनट। दूसरा क्या है, हमें बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि जीवन में रिस्क लेना भी सीखना होगा। और इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण मुझे लगता है, मेरी समझ में जो आ रहा है, नारायण मूर्ति का है, गुरु नारायण मूर्ति का, जो गूगल में नौकरी कर रहे थे और वहाँ की नौकरी छोड़ के आके अपनी कंपनी स्टेब्लिश की, आज विप्रो कहाँ खड़ी है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। बिहार में अभी हम 2-3 दिन पहले ही देख रहे थे कि वो कई लाख रुपए नौकरी छोड़ के अपना फार्मिंग में अपना शुरू कर दिया। सागर में एक है जो 5 लेयर फार्मिंग करते हैं, वो काफ़ी अच्छा पैकेज था उनके पास, वो छोड़ के 5 लेवल फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो आजकल एक नया जो सेक्टर आ गया है, बहुत बूमिंग सेक्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत अच्छा पैसा, इज्जत, सब कुछ है, और वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट की। मुझे नहीं लगता कि कोई बीकॉम और बीए करने के बाद भी फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की बात सोचता होगा। वो सीए की बात सोचता होगा, कंपनी सेक्रेटरी की बात सोचता होगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात वो नहीं सोचता। तो ये चूंकि उस तक पहुंचा ही नहीं तो वही- कहाँ वही- सोचेगा? वही- नहीं, वो कह रहा हूँ, एनालिस्ट उसी बात उठा पे ही रहे हैं इंजीनियर्स को, कि कंपनी वो जो उठा रही है एनालिस्ट, वो इंजीनियर्स को उठा रही है। वो जो है उसको इंफॉर्मेशन नहीं, एक और है ना आशीष जी, एक जो और चीज है कि आपने बनाया डॉक्टर और वो बन गया आईएएस, वो बन गया डिप्टी कलेक्टर, नहीं वो देखिए बन गया कुछ और। नहीं, मैं उसमें माने वो डॉक्टर अगर नहीं बनना चाह रहा तो डॉक्टर क्यों बना? सिर्फ गार्जियन के दबाव पर बना? नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा ये करता हूँ कि जब एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप हेल्थ सेक्रेटरी है, आपको बनना है, अगर आपने प्योर आर्ट्स वाले की ही टीम रखी है और जो आपका इंडिया का थिंक टैंक है, तो आपको हर एक वैरायटी के लोग चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि आईएएस का जो करिकुलम है वो बहुत आराम से ऐसा कर सकते थे कि ये लोग नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कैरिकुलम रखा। में उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी आईएएस को सेक्रेटरी हेल्थ बनाते हैं और कोई नहीं है ऐसा जो मेडिकल करने के बाद जाके ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस किया हो कि लगे कि उसके बगैर नहीं चल सकता है। नहीं मतलब बल्कि जो नॉन मेडिकल रहा है वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है वहाँ नहीं, पर। मैं ये दूसरे बोल से रहा हूँ advice कि लें। जो विचार रहा होगा वो यही रहा होगा कि लोगों का, कि ये एक एक्चुअली में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि फिजिक्स के ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन की तरह देखते हैं और एमबीबीएस के ग्रेजुएशन को एमबीबीएस के ग्रेजुएशन की तरह नहीं देखते हैं। ये भी एक ग्रेजुएट डिग्री है। ओवरऑल आपको वो तो समझना है, वो पड़ेगा तो है। कि दिस इज अ ग्रेजुएट इन मेडिसिन, बिल्कुल, लाइक ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सर ने बोला ना कि लेकिन हम आपको थोड़ा सा इजाफा कर दें आपको नॉलेज में। झारखंड इस मामले में, झारखंड बनने के पहले से बहुत तेज रहा है कि एमबीबीएस करने के बाद भी पीएचडी करा दिया गया बगैर पीजी कराए। अब ये एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अपवादी है, लेकिन यहाँ ये गुंजाइश है कि एमबीबीएस कर लिया तो ग्रेजुएट सिंपल नहीं है, वो बहुत बड़ी तोप हो गया। जी लेकिन ग्रेजुएट कर रहा है कि किसी भी चीज में कर ले ग्रेजुएट, उसका उसके साथ कोई बराबरी नहीं चलता है। जी जी आप कुछ कह रहे थे। मैं बस इतना ही जोड़ना चाहूँगा, आप बीच बीच में एक लाइन बोलते हैं, इसको समेटना होगा जिस दर्शक के लिए। मैं अपने बेसिक पॉइंट पे हूँ, वी मैरी बाय चॉइस बट बिकम पेरेंट बाय डिफॉल्ट। जी और जिस अभिभावक पर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो एक नादान व्यक्ति है, वो बाय डिफॉल्ट बना है। आखिर हमने उसको अपग्रेड करने के लिए क्या किया है? शादी हुई, बच्चे हुई, वो इतने जो चेंजेस आए उसके इंफॉर्मेशन के लिए कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि स्कूल जाके डांट खाना है, या बच्चा तबाह हुआ तो जगह जगह दोनों स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पीटीएम तो ये जो है, तो मैं कह रहा हूँ पीसीएम का कॉन्सेप्ट है, पेरेंट काउंसलर मीट, साल में 2 बार, अचीवर्स, सेमी अचीवर्स, और 2 चीज सर, सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स भी नहीं सर। अगर एक व्यक्ति, अब कई बच्चे हैं अभी अपने ही इस दूरदर्शन से जुड़े, अपने रवि जी के लड़के +2 किए, पहले वाला अच्छे नहीं किए, ही डिसाइडेड टू वेट, ही इज इन आईटी दिल्ली, भगवान ने चाहा तो यूपीएससी भी करेगा। एक बात कह रहा हूं, तो जो एकदम सुपर परफॉर्मेंस के अलावा भी जो बच्चे कहां से कहां गए हैं वो भी एक उपलब्धि है, 1 करोड़ उपलब्धि है। लेकिन अगर मेरी हैसियत 1 लाख कमाने की थी और मैं 5 लाख के योगी बना तो वो भी एक रोल मॉडल है। इन पे लोग चर्चाएं होनी चाहिए और पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा तरीके से। और एक बात और,
पहले बात होती थी IQ की, फिर बीच में मनोवैज्ञानिकों ने लाया EQ। आज जब मैं आ रहा था, मैंने पूछा कि एंकर कौन होंगे, तो आपका नाम हुआ। मैंने कहा कुछ नया चर्चा करनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा इसी सीरीज में अब एक MQ की बात करनी पड़ेगी। आशीष सर ने बताया पैसा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो मॉनिटरी कोसेंट का जांच हो कि भैया इसको क्या क्षमता है, कितना पैसा कमा सकता है। अगर IQ पे बच्चा नहीं मान रहा है तो पैसे कमाने की क्षमता और जरूरत और क्या हासिल हो सकता है। एक जस्ट ले थॉट आया कि MQ पे भी अब चर्चा हो कि भैया इसका पैसे कमाने की क्षमता कितनी है। स्टार्ट कहाँ से हो? सवाल स्टार्ट स्टैंडर्ड 9 से होगा, पेरेंट्स से होगा और टीचर्स के एजुकेशन से होगा, और सोशल साइंस के टीचर्स को भी रेस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। और लास्ट ऐड करके समाप्त करूंगा कि स्कूलों में IT अचीवर्स को सम्मानित किया जाता है। मैं बताऊं, रांची शहर में क्लैट हो या निफ्ट हो, इन परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन है। नेशनल रैंकिंग, स्टेट रैंकिंग तो हो गई, लेकिन कहीं सम्मान नहीं होता है। उस गार्जियन को अगर हम सम्मानित करेंगे ना, छोटा सा काम, तो उसमें एक गौरव बोध होगा कि भाई हमारा बच्चा है, स्कूल करें। हम लोग, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, अपने स्तर से जितनी मेरी सीमाएं हैं साल में कार्यक्रम करते हैं, पर जब हर स्कूल करने लगेगा ना, उन सभी अभिभावकों को सम्मानित, सिर्फ IAS वाले नहीं, बाकी फील्ड के भी, तो पेरेंट्स सजग होंगे और गौरवान्वित होंगे और फर्क पड़ेगा। आखिरी कड़ी पेरेंट और टीचर ही है, बाकी हम लोग जितने लोग हैं सब पेरीफेरी में। ये 2 व्यक्ति ही परिवर्तन लाएंगे चीजों की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें हॉलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि क्लास 6 से बच्चा सब कुछ सीखे, कैरियर मैनेजमेंट भी सीखे, मनी मैनेजमेंट हम जानना चाहेंगे। एक मैंने सुना है कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर बच्चों के लिए ये बहुत सारे खिलौने होते हैं, वहाँ भेज दिया जाता है, उसके हिसाब से उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कौन क्या करना चाहता है उसके हिसाब से। मैंने देखा नहीं है, मैंने पढ़ा। मैं उसको ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त जो है उसकी जुड़वा बेटी है, तो पहली ट्रेनिंग उनकी होती है एटिकेट्स ट्रेनिंग। जब वो बच्चे क्लास में जाते हैं ना, तो पहली ट्रेनिंग होती है उनकी एटिकेट्स ट्रेनिंग, और वो खिलौना वगैरह रहता है और उनको बताया जाता है कि गार्बेज कहीं फेंका रहेगा और टीचर आएगा और बताएगा कि आपको उसको कहाँ डस्टबिन में पुट करना है, आपको हेलो कैसे बोलना है, आपको नमस्ते कैसे बोलना है। एटिकेट्स ट्रेनिंग ये पहला स्टेप होता है। फिर सेकंड उनका वहाँ पर क्या होता है, सबसे सिंपल से सबसे आसान चीज़ क्या हो जाती है उनके लिए, वहाँ पर कंपटीशन उतना है नहीं। हम वही बोले ना कि अगर आप इंडिया को उसके मॉडल से जज करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पर अगर इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं तो जितने इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं लगभग उतनी सीट्स हैं, तो लोग अपनी शिक्षा से अपने कोर्स का चयन कर पाते हैं, जो कि वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल होगा। लेकिन कम से कम मनी मैनेजमेंट हम लोग बात ही नहीं करते, मनी मैनेजमेंट की बात कोई पेरेंट्स नहीं करता है, कैरियर मैनेजमेंट की बात नहीं करता कि कैरियर कैसे मैनेज क्यों कहें कि बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के, PhD की डिग्री लेकर के भटक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कुछ 4 लाइन लिख भी नहीं सकता है, ये भी एक वर्क है। लेकिन अगर वो सचमुच क्वालिटेटिव है तब भी नहीं कोई पूछ रहा है तो शर्मनाक है। नहीं, देखिए डिग्री और नॉलेज को अगर एसोसिएट कर दिया जाएगा ना तो दिक्कत होगी। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कॉलेज के अंदर हैं और हम लोग देखते हैं कि 9.8 वाले की जॉब नहीं लगी और 8.4 वाला करोड़ का पैकेज लेकर फर्स्ट डे निकल गया हमारी। अच्छा, हम लोग कंक्लूड करें, आप ही शुरू करते हैं जी। इसमें क्या है कि सर जहाँ तक मैं, मेरे पास समय नहीं, 1 मिनट में आपको दूंगा जी। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मतलब जो है हमको बच्चे को विभिन्न माध्यम से, चाहे वो पेरेंट्स का लेवल हो, चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स हो, चाहे टीवी पे एडवर्टीजमेंट हो, ये बताने की ज़रूरत है कि जीवन में सर्विस ही सब कुछ नहीं है। सर्विस को टारगेट ना किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्विस से बेटर हैं, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें सर्विस से बेटर हैं। तो आप इनोवेशन करें, नई चीज़ों को सोचें, नए तरीके, इसलिए मत पढ़ें। पेरेंट्स ये कम्युनिकेट करें बच्चों को, आप इसलिए ना पढ़ें कि आप सर्विस करेंगे। तो कोई पढ़ाएगा? पढ़ते हैं सर, करते हैं, लोग करते हैं। बहुत कम परिवार बचेगा जो पढ़ाएगा, करते हैं नॉलेज के लिए। और बिजनेस मतलब रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर करना पड़ेगा। हमको रोजगार अलग देखना पड़ेगा और नौकरी अलग। अभी जैसे कोरोना का समय था, हम एक वेबिनार में बैठे हुए तो लोगों ने सब कोरोना में ये होता है वो होता है, ऐसा बहुत सारी बातें की। हमने कहा कोरोना को केवल परेशानी के लिहाज से क्यों देखते हो, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से क्यों नहीं देखते हो। कितना मास्क बनाने का फैक्ट्री लग रहा है, कितना सैनिटाइजर बनाने का फैक्ट्री लग रहा है, लोकल लेवल पर लग रहा है। सर ये जो ब्लू वाला मास्क आ रहा है वो कानपुर का बना है, जिसका एक ही दिन में ये पट्टी टूट जाती है सब कुछ, वो खैर है भी उतरे।
तो इस तरह के जो स्टार्टअप हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, उनमें करके भी लोग बहुत ऊपर तक गए हाँ, हैं हम और कंक्लूड कर बहुत रहे हैं अच्छा विकास जी, किया है। एक एक लाइन बस। आपने कहा कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग के अलावा एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि काउंसलिंग की व्यवस्था हो, दोनों तरह के लोग। आप एक लाइन में बताइए, कंक्लूड कर रहे हैं हम, एक लाइन में बताइए जो आप कहना चाह रहे हैं, सिर्फ एक पंक्ति में क्या होना चाहिए स्कूल्स में दो कैरियर के चीज़ें होनी चाहिए, साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए हर क्लास के बच्चों की, हाँ। पेरेंट्स के साथ, और जिसमें कि उनको डिफरेंट कैरियर्स की जानकारी देना चाहिए, चाहिए। और अचीवर्स जो उस स्कूल के हों, उस समाज के हों, उनसे परिचित कराया जाए मल्टीपल डोमेन के। आशीष जी। राइट रोल मॉडल ढूंढना पड़ेगा। केजे अल्फांस हमारे मिनिस्टर थे, he matriculated with 45% and he wrote a book, I matriculated with brilliant 45%। फैमिली वो जगह होनी चाहिए जहां हार के भी आओ तो स्वागत होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं होना बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। उन लोगों को लाना चाहिए, उन लोगों को जीवनी पढ़ानी चाहिए बच्चों को शुरुआत से, जो लोग स्कूल से निकाल दिए गए हैं। और आज कोई गूगल चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई कहीं चला रहा है, तो उन लोगों को जीवनी कहीं ना कहीं जूनियर के लेवल से 6 to 10th के बीच में एक दो बार मुझे लगता है पढ़ाने की ज़रूरत है कोर्स करिकुलम में, जहां बच्चा ये समझ पाए कि ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। ये कम्युनिकेट, उसके अंदर ये बात डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसे लोगों के कुछ मतलब जीवनी को हमें लगता है कि अगर पढ़ाया जाए तो उससे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए या क्लास में बताया जाए, ऐसे रेगुलर पैटर्न पे कुछ ऐसे व्यवस्था हो तो उससे फ़ायदा होगा। समय हमारा चूँकि ख़त्म हो रहा है, अभी भी बात बहुत बाकी ही रह गई है, जिसमें कि टीचर को किस ढंग से उसमें अभिरुचि पैदा की जाए, जिसमें जो छात्र हैं उनको कैसे सिखाया जाए, बताया जाए कि दुनिया जहां आप हैं उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है और यहाँ गुंजाइश है। समय खत्म हुआ, इसलिए बस इतना ही बीच बहस में। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।